हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी आपके साथ में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 27 टू 28 मार्च के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, इस पूरी करंट अफेयर सीरीज में हम लोग मध्य प्रदेश, इंडिया और वर्ल्ड की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज को कवर करते हैं। साथ ही साथ ये पूरी करंट अफेयर सीरीज आपको डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक एमपीपीएससी, एसएससी, पुलिस एग्जाम, रेलवे एग्जाम या जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हैं जिनमें करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो, या ऐसे एग्जाम जिनमें करंट अफेयर्स आता हो, ऐसे सभी एग्जाम्स में ये करंट अफेयर सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आज सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं अपने आइडियाज के बारे में। कुछ लोगों को डाउट है कि हम लोग कर क्या रहे हैं। तो सबसे पहला बेसिक डाउट जो आप सभी के मन में आ सकता है, जो कि मुझे लगता है, तो इस डाउट सेशन के बाद हम लोग करने वाले हैं अपना करंट अफेयर्स लेक्चर। तो आपको अगर ये पार्ट स्किप करना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, जो लाइव नहीं देख रहे हैं। ठीक है। डाउट सेशन में क्या है, बहुत सारे लोगों को ये डाउट हो सकता है कि यहाँ पर एमपी का कंटेंट आपको बहुत कम देखने को मिलता है, इंडिया और वर्ल्ड का कंटेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ज्यादा होता है। आप ऐसा कह सकते हैं। तो जितने लोग एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मैं थोड़ा सा बता दूं, गाइड कर दूं, क्योंकि एमपीपीएससी में सिर्फ एमपी के करंट अफेयर्स नहीं आते हैं। क्या आप सभी को ये वाली बात पता है? एमपी के ही करंट अफेयर्स आएंगे, ऐसा कोई क्राइटेरिया एमपीपीएससी ने सेट करके नहीं रखा है। ठीक है। इसके अलावा ये एमपी में जो न्यूज होती हैं, एमपी की जो न्यूज होती हैं वो डेली बेसिस पर इतनी ज्यादा नहीं होती हैं या इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। जो भी न्यूज है आ रही हैं, जो चल रही हैं या डेली हो रही हैं, क्योंकि न्यूज तो डेली आ रही हैं कुछ ना कुछ हर एक राज्य में। आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं, अगर आप एमपी से बिलोंग करते हैं तो एमपी में बहुत सारी न्यूज आएंगी, छत्तीसगढ़ में बहुत सारी न्यूज आएंगी, उत्तर प्रदेश में बहुत सारी न्यूज आएंगी। इस तरह से जितने भी राज्य हैं हर जगह की अपनी अपनी न्यूज होती है। इंडिया लेवल पर भी, साथ साथ हम बात करें तो वर्ल्ड लेवल पर भी बहुत सारी न्यूज होती हैं। क्या वो सारी न्यूज आपके लिए रेलेवेंट होती हैं? तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं, रेलेवेंट इतनी ज्यादा नहीं होती है। और रिलेवेंट ना होने के कारण ही उन पर्टिकुलर न्यूज को नहीं लिया जाता है स्पेसिफिकली कई बार लेक्चर्स में। तो जितनी न्यूज इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश की, उन्हें हम जरूर लेते हैं। जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन्हें हम लेने का पूरा प्रयास करते हैं। अब क्योंकि एमपीपीएससी के एग्जाम में इंडिया की भी न्यूज आती है, इस वजह से इंडिया की न्यूज को भी पढ़ना जरूरी है। इंडिया की जो इंपॉर्टेंट न्यूज है या वर्ल्ड की जो इंपॉर्टेंट न्यूज है उनको भी हम लेते हैं। इस तरह से हमारी सीरीज चल रही है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली बात समझ में आ गई है, क्योंकि एमपीपीएससी जो फोकस कर रहा है वो सिर्फ एमपी में फोकस नहीं कर रहा है। एमपी में तो फोकस होना ही चाहिए, लेकिन आपको अपने भारत के बारे में, अपने वो आसपास की दुनिया के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा एमपीपीएससी या स्पेशली पीएससी को ही देखते हुए कुछ स्टैटिक इंफॉर्मेशन के साथ साथ, स्टैटिक तो हम लोग देते ही हैं, साथ ही साथ जैसे मान लेते हैं कोई योजना है, उस योजना के बारे में हम लोग उसका उद्देश्य भी डिस्कस करते हैं या उसका एम भी डिस्कस करते हैं, और उसका एम पता होना चाहिए सभी लोगों को। क्योंकि पीएससी या अगर कोई स्टेट पीएससी या यूपीएससी जब कोई एग्जाम लेता है तो उसके प्रीलिम्स के बाद जो मेंस वाला कंटेंट होता है वो वहां पर भी वो करंट अफेयर से बहुत सारे टॉपिक्स उठाता है। और करंट अफेयर से जब वो टॉपिक उठाता है तो उसके एम, अगर कोई योजना है, स्कीम है, तो उसका एम आप सभी को पता होना जरूरी है, जिसका यूज आप अपने आंसर्स में कर पाएंगे। ऐसी मेरी थिंकिंग है, इस वजह से ये सारी चीजें मैं करने का प्रयास करता हूँ। अब बात करते हैं अगले डाउट पर। मुझे उम्मीद है कि ये वाला डाउट आपका सभी का क्लियर हुआ होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। अगला डाउट एक बहुत ही बेहतर सजेशन एक दोस्त ने हमारे दिया है, एक भाई ने दिया है, वो है अविनाश चौबे जी। अविनाश चौबे जी ने ये लिखा है कि आपकी वीडियो बहुत अच्छी है, एक रिक्वेस्ट और सजेशन है। कुछ सजेशंस उन्होंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, बहुत अच्छा लगा है। अविनाश जी, थैंक यू। आपने इतनी शिद्दत से आप हमारे करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हैं और आप एक सजेशन दे पाए, मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी अन्य लोग भी अगर कुछ अपना सजेशन दे पाए तो आप जरूर दें। फिलहाल हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मैं अविनाश चौबे जी को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ करना क्या चाह रहे हैं, या स्पेसिफिकली मैं अपनी करंट अफेयर सीरीज में करने की कोशिश कर रहा हूँ जो बाकी लोगों से थोड़ा अलग हो। तो मैं अपनी करंट अफेयर सीरीज में जब जब मैं बात कर रहा हूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो कि करंट अफेयर्स क्योंकि बहुत ज्यादा होता है, लार्ज अमाउंट में होता है, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, लार्ज अमाउंट से क्रिस्प बना रहा हूँ। क्योंकि आप बहुत सारा करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ भी लेंगे, बहुत सारा करंट अफेयर्स आप अगर पढ़ भी लेते हैं तो आपको वो सारी चीजें याद नहीं रहती। ठीक है। और याद न रहने का रीजन ये है क्योंकि बहुत सारा आपने पढ़ा है, सारी चीजें आप एक साथ रिवाइज नहीं कर सकते हैं। पूरे मंथ और पूरे साल का करंट अफेयर्स अगर आप उठाकर देखेंगे और आप डेली की वीडियो में अगर आप 4 पेज भर रहे हैं, 4 से 5 पेज भर रहे हैं, तो अगर आप पूरे साल 365 डेज कवर करते हैं तो आप मल्टीप्लाई करके देखें आपको कितना सारा करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ता है। और साल भर का करंट अफेयर इंपॉर्टेंट होता है, ये आप सभी को पता है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर मेंशन करते हैं या इंपॉर्टेंट चीजों को ही डिस्कस करते हैं। तो इस तरह से हमारा करंट अफेयर्स पहली बात की कृष्टि हो गया, है ना। जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सिर्फ उन्हें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है, हम अपने करंट अफेयर्स के साथ
एक काम कर रहे हैं कि जब हम लोग बहुत सारी चीजों को रिपीट करते हैं, मैं स्पेसिफिकली रिपीट कर रहा हूं, तो मेरा मेन उद्देश्य ये होता है कि वो चीजें आपको लंबे समय तक याद रहें। जब आप कोई करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, सपोज मान लेते हैं आप किसी का करंट अफेयर पढ़ रहे हो और आपने कुछ स्टैटिक फैक्ट्स पढ़ लिए हैं, आप एज्यूम करके चल रहे हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि आप करंट अफेयर्स दोबारा उठाकर देखते होंगे। हो सकता है आप पूरे मंथ के बाद देखते हो, या फिर आप 10 दिन के बाद देखते हो, या आप डेली टू डेली रिवीजन उसका करते होंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मैं बहुत सारे लोगों को कह सकता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो क्योंकि स्टैटिक फैक्ट्स को डेली रिवाइज नहीं करते हैं, या फिर वो 10 दिन में करेंगे, या फिर वो 5 दिन में करेंगे, या फिर वो 3 से 4 दिन में करेंगे, या कुछ-कुछ तो पूरे महीने में करते हैं। तो मेरा उनके लिए क्या सजेशन है, अगर आप एक बार भी रिवाइज करके नहीं जा रहे हो ना, तो स्टैटिक फैक्ट्स के अलावा जो इतनी सारी थोड़ी-थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ, वो तो मैंने बता दी कि स्टैटिक फैक्ट्स के बाद ही जो चीज़ें मैं रिपीट करता हूँ स्पेसिफिकली, वो रिपीट करने का रीज़न ये है कि वो चीज़ें आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी डाल दी जाएँ कि आपको वो चीज़ लंबे समय तक याद रहे। ये एक बेसिक मोटिव है मेरा कि मैं आपको करंट अफेयर्स याद भी करा दूँ, यहीं का यहीं। जब मैं वही चीज़ें रिपीट करूँगा तो आप खुद सोच कर देखो ना कि आपको ऐसा होता है, यहाँ पर आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट मेंशन किया है, डू डू नॉट रिपीट अगेन एंड अगेन, ठीक है? ट्राई टू शॉर्टेन द थिंग्स। इन दोनों का जवाब मैं आपको बता रहा हूँ। क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं, तो आप जब याद करने बैठते हो, तो आप किस तरह से करते हो? याद करने बैठते हो आप तो बिल्कुल एकदम ऐसा होता है कि हाँ, बस 1 बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, वही-वही चीज़ें पढ़ रहे हो, तब वो चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं। अब मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं वही चीज़ें बार-बार रिपीट करने की कोशिश करता हूँ। कुछ-कुछ चीज़ों को मैं 3 से 4 बार रिपीट कर देता हूँ। 3 से 4 बार रिपीट करने की बात क्या है? उसको रिपीट करने से आपके सबकॉन्शियस माइंड में 2 बार के बाद आपको ये 2 से 3 बार के बाद आपको लगने लगता है, यार ये बार-बार रिपीट हो रहा है। ये तो पता है, आप क्यों आगे नहीं बढ़ रहे हैं? ये बार-बार हो रहा है। तो उस रिपिटिशन से आपके माइंड में क्या हो रहा है, उस रिपिटिशन से आपके माइंड में वो चीज़ें याद हो जाएँगी। ये इसका बेसिक मोटिव है। और ये आपके को लगना कि ये अब तो बन रहा है, फिर से आगे क्यों रिपीट किया जा रहा है, ये एक बेसिक मोटिव है। कई बार कुछ क्वेश्चन को मैं बार-बार अपने यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आपसे पूछता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन मुझे अभी तक याद है, एक है, मैं नेशनल स्पेस डे, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अप्रॉक्सिमेटली 10 टाइम्स ये अपने लेक्चर्स में पूछ चुका हूँ। अप्रॉक्सिमेटली 10 टाइम्स पूछ चुका हूँ। उसका रीज़न क्या है कि ये 100% किसी न किसी एग्ज़ाम में आएगा, और जब मैं ये पढ़ा रहा था, जब नेशनल स्पेस डे की डिक्लेरेशन हुई थी, तभी मैंने बोला था कि ये 110% आएगा, और आपको अगर जानकर बेहद खुशी होगी कि वो नेशनल स्पेस डे और वो क्यों मनाया जा रहा है स्पेसिफिकली ये, अप्रॉक्सिमेटली उसके बाद जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, हर दूसरे एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आया है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जब मैं कोई चीज़ बोल रहा हूँ, तो और इतनी बार आ जाना, वो अपने आप में मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छा हो रहा है आपके साथ, क्योंकि करंट अफेयर्स क्योंकि बहुत सारा याद हो नहीं पाता है जितना भी हम लोग पढ़ते हैं, और थोड़ी-थोड़ी चीज़ें करके ही वो सारी चीज़ें आपके माइंड में आ जाती है। और करंट अफेयर आप बिल्कुल रिवाइज़ करके मत जाइए। आपको आपका जब भी एग्ज़ाम हो, आप बस मेरे से पीपीटी माँग लीजिए, मैं आपको पीपीटी अपने टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूँगा। आप सिर्फ़ वो देख के चले जाइए, बस सिंपल। आप मत लिखिए अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो। फिर भी आपका बहुत सारा चीज़ें, यानी करंट अफेयर्स में जितना होगा, उस करंट अफेयर्स से क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है एक बार, तो अब जितनी भी चीज़ें अगर उस करंट अफेयर से आएँगी, तो आपसे बनने वाली हैं। इस बात की श्योरिटी आप रखिए मन में। और जो चीज़ें नहीं बन रही हैं, उस पे फ़ोकस मत करिए। करंट अफेयर्स क्योंकि बहुत बड़ा है, एक्स्ट्रा लार्ज है, आप ऐसा समझ सकते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज दुनिया है करंट अफेयर्स की। उस एक्स्ट्रा लार्ज दुनिया में एक क्वेश्चन के पीछे फिर इतना मत भागिए। बहुत सारी चीज़ें आपकी तैयार होती हैं, फिर भी कोई ना कोई एक क्वेश्चन ऐसा होता है कि जो नहीं आएगा, जो हो सकता है आपके करंट अफेयर या इस करंट अफेयर सीरीज़ में ना हो, नहीं आएगा। वो चीज़ें नहीं बन रही हैं, तो उसके लिए छोड़ दीजिए, स्किप कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी पढ़ने का मन है, तो आप क्या कर सकते हैं, तो स्पीडी हो गई, या घटना चक्र आपका फिर भी मन हो रहा है, तो घटना चक्र जैसी जो स्पेसिफिकली जो इनका वार्षिक एडिशन है या एनुअल एडिशन है, उन्हें आप पढ़ लें, उससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। कुछ फैक्ट्स अविनाश जी के बहुत अच्छे हैं, जो जिन्हें मैं नोट डाउन कर रहा हूँ, जैसे कुछ स्पेसिफिकली ट्राई टू शॉर्टेन द थिंग्स, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं कोशिश करूँगा कि टू द पॉइंट रहूँ, टू द पॉइंट तो वैसे भी रहता हूँ, स्पेसिफिकली कुछ इधर-उधर की ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ, आज थोड़ी-सी कर ली है क्योंकि बहुत ही अच्छा सजेशन आपने दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, और हम शॉर्टेन करेंगे थिंग्स को, कि जितना अच्छा आपके लिए हो सके, उस पर हम लोग काम करें। चलिए बात करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ के बारे में। आज की हमारी फर्स्ट न्यूज़ है, विराट कोहली बिकम्स द फर्स्ट इंडियन टू स्कोर 12,000 टी20 रन्स। हाल ही में विराट कोहली, किंग कोहली, आप सभी लोग जानते हैं इन्हें,
इन्हें किसी भी परिचय की जरूरत नहीं है। किंग कोहली साहब ने टी ट्वेंटी क्रिकेट में 12,000 रन पूरे कर लिए हैं, और 12,000 रन पूरे कर लिए हैं, और ये पहले भारतीय हैं, ध्यान रखना है, पहले भारतीय हैं जिन्होंने ये पर्टिकुलर अचीवमेंट हासिल की है। इस पर और कौन कौन से खिलाड़ी हैं ध्यान रखना है। इसके पहले क्रिस गेल, शोएब मलिक, कैरन पोलार्ड, एलेक्स हेल्स और डेविड वार्नर के बाद यह रिकॉर्ड हासिल करने वाले दुनिया के 6 खिलाड़ियों में से ये एक है। आप सभी को पता है ये किस टीम से बिलोंग करते हैं, तो आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम की तरफ से खेलते हैं आईपीएल टूर्नामेंट में। फिलहाल बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है, इलेक्शन कमीशन कीप्स क्लोज आई ऑन इलेक्शन प्रोसेस थ्रू द सी विजिल ऐप। इंपॉर्टेंट है ऐप, ध्यान रखना है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको सक्षम के बारे में बताया था, उसके बारे में आप वो क्या है उसके बारे में आप कहाँ बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप वो जरूर बताएंगे। साथ साथ आप ये भी बताएंगे कि नए इलेक्शन कमिश्नर कौन अपॉइंट हुए हैं। नए इलेक्शन कमिश्नर का नाम आप जरूर बताएंगे, ठीक है। फिलहाल बात करते हैं सी विजिल ऐप के बारे में। सी विजिल ऐप के बारे में अगर बात करें तो यह आचार संहिता और व्यय उल्लंघनों की रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग और समाधान करने के लिए एक एकल ऐप है। इस ऐप के जरिए फोटो, वीडियो आदि खींचकर ऑनलाइन शिकायत की जा सकती है। इसका कहने का मतलब क्या भाई, इस सी विजिल ऐप की मदद से होगा क्या, अगर कोई व्यक्ति आचार संहिता, जैसे आप सभी को पता है आचार संहिता लागू हो चुकी है, आचार संहिता के दौरान कोई ऐसी गतिविधि करता है, जैसे किसी को पैसे देना, कोई कोई पार्टी लीडर किसी को पैसे दे रही है, कंबल बांट रही है, आप सभी को पता है ना कंबल बांटते हैं लोग, और बहुत सारे तरीके अपनाते हैं। आपके क्षेत्र में क्या क्या चीजें होती हैं वो आप जरूर बताइएगा। तो इस दौरान इस तरह की बहुत सारी ऐसी इलीगल एक्टिविटीज होती हैं। इन एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करने के लिए, स्पेसिफिकली रिकॉर्ड करने के लिए प्रत्येक सिटीजन को एक ऐप दिया गया है, वो है सी विजिल ऐप। इस ऐप की मदद से आप क्या कर सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं और ऑनलाइन शिकायत, ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। तो इस ऐप की वजह से क्या क्या चीजें हो सकती हैं वो सारी चीजें आपको पता चल गई, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है किसने लॉन्च किया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है, आईसीजी शिप समुद्र पहरेदार रीचेस मनीला बे फिलीपींस। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। भारतीय तटरक्षक जहाज समुद्र पहरेदार एक विशेष प्रदूषण नियंत्रण जहाज है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आप सभी को ध्यान रखना है वो ये है कि भारत का जो तटरक्षक जहाज जिसका नाम है समुद्र पहरेदार एक विशेष प्रदूषण नियंत्रण जहाज है, जो आसियान देशों में विदेशी तैनाती के हिस्से के रूप में मनीला खाड़ी फिलीपींस हाल ही में पहुंच गया है। तो पहली इंफॉर्मेशन जो कि आप सभी को ध्यान रखनी है वो ये है कि समुद्र पहरेदार नाम का ये जो जहाज है, ये क्या है, प्रदूषण नियंत्रण जहाज है, जो कि कहां पहुंच गया है, मनीला खाड़ी फिलीपींस पहुंच गया है। आईसीजी जहाज 12 अप्रैल तक आसियान देशों फिलीपींस, वियतनाम और ब्रुनई में विदेशी तैनात पर है। पोत की यात्रा एक व्यापक पहल का हिस्सा है जिसका उद्देश्य भारतीय तटरक्षक समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया क्षमताओं का प्रदर्शन करना और आसियान क्षेत्र में समुद्री प्रदूषण के प्रति साझा चिंता और संकल्प करना है। सिंपल सा है कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि इसका मेन उद्देश्य क्या है। इसका मेन उद्देश्य है पॉल्यूशन कंट्रोल के बारे में अलग अलग एशियन कंट्रीज में जाकर जागरूक करना। एशियन कंट्रीज, बात किसकी हो रही है भाई, एशियान की बात हो रही है। एशियान की जब बात कर रहे हैं हम लोग तो एशियान का हेडक्वार्टर कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एशियान कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्रीज उसकी मेंबर कंट्रीज हैं ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं उसके बारे में। आसियान का फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो ये 10 इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान रखना है। इसमें टोटल कितने नेशंस हैं, तो टोटल 10 नेशन हैं, स्पेसिफिकली साउथ ईस्ट एशिया के, जिसका फॉर्मेशन 8 अगस्त 1967 बैंकॉक थाईलैंड में किया गया था। हेडक्वार्टर इसका है जकार्ता, इंडोनेशिया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इंडोनेशिया की कैपिटल भी क्या है, जकार्ता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसके अलावा इसमें टोटल 10 कंट्रीज, मेंबर कंट्रीज हैं, स्पेसिफिकली मलेशिया, म्यांमार, ब्रुनेई, सिंगापुर, कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड एंड वियतनाम। हिंट क्या है, हिंट भी आप याद रख सकते हैं और आप चाहें तो अपने से भी इन सारी चीजों को कर सकते हैं।
हिंट इससे याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप जरूरी नहीं है कि यही हिंट को फॉलो करें। इस हिंट के अलावा आप अपना अपना हिंट भी बना सकते हैं। ये तो बिल्कुल वही है कि फर्स्ट वर्ड को हम लोग लेकर सारी चीजें बना दी हमने MBBS क्लिप टीवी। ठीक है, तो सबसे पहले मलेशिया, म्यांमार, ब्रुनेई, सिंगापुर, कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और वियतनाम। ये टोटल 10 कंट्रीज इसकी मेंबर कंट्रीज हैं। ठीक है, इसके अलावा लेटेस्ट मेंबर कौन ज्वाइन किया है, तो कंबोडिया ने इसे हाल ही में ज्वाइन किया है और इंडिया इसका स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। सर इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, तो इसके पहले मैंने एक जहाज के बारे में बताया था, वो है पहरेदार, जो कि पॉल्यूशन कंट्रोल का मैसेज देने एशियन कंट्रीज में विजिट कर रहा है। और अगली इंपॉर्टेंट बात है वो है एशियान के बारे में। एशियान का फुल फॉर्म तो आपको पता चल गया, जो कि आप सभी को तो याद ही रखना है। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म। दूसरा, इसका फाउंडेशन 1967 में किया गया है, ये ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ इसका हेडक्वार्टर हेडक्वार्टर और इसके में टोटल कितनी मेंबर कंट्रीज हैं, तो 10 मेंबर कंट्रीज हैं, ये ध्यान रखेंगे। बस ये 4 इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। बस एक बार आप नजर घुमा लीजिए क्या कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीजें हैं, बस इतना आप याद रखेंगे तो पर्याप्त है। फिलहाल बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है हंसा मिश्रा अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इन यूपीएससी। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए डायरेक्टर बन गए हैं कौन, हंसा मिश्रा। हंसा मिश्रा has been appointed as director in the Union Public Service Commission Delhi. His tenure as director in the UPSC will be the period of 5 years or until further orders, whichever is earlier. तो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, 5 साल का इनका कार्यकाल होने वाला है। यूपीएससी के बारे में बात करें तो यूपीएससी संविधान के किस आर्टिकल में मौजूद है, कई बार मैंने आप सभी को बता दिया है। इसका जवाब आप कहाँ देंगे, कमेंट सेक्शन में देंगे। हाल बात करते हैं अगली और लास्ट इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। लुइस मॉन्टेगेरो नेम्ड पोर्चुगल प्राइम मिनिस्टर। पोर्चुगल के प्राइम मिनिस्टर पोर्चुगल मॉन्टेनेग्रो मॉन्टेनेग्रो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। लुइस साहब बन गए हैं, लुइस साहब पोर्चुगल के, तो या पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, लुइस मॉन्टेनेग्रो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। पुर्तगाल की लोकेशन आप वर्ल्ड मैप पर जरूर देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। किसी भी तरह का डाउट हो आप तो जरूर पूछें। साथ ही साथ आप मुझसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। साथ साथ आप मुझे यहाँ पर फॉलो भी कर सकते हैं। साथ साथ इस पूरे सेशन की पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें एज इट इज समझ में आई होंगी और आप ऐसे ही कमेंट्स करते रहिए। साथ साथ हम जितने भी क्वेश्चंस करते हैं उनके जवाब आप जरूर दिया करिए। अगर आपसे नहीं बनते तो वो भी आप जरूर बताएं। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपको वो सारी चीजें क्लियर हो सके। हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।